स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, सबसे लंबा स्टैचू। लेकिन लंबा होना क्या काफी होता है? नहीं, कमाल का होना काफी होता है। सरदार पटेल की थी, ठीक है। और इसीलिए इस डैम का नाम भी हाँ। सरदार सरोवर डैम पड़ा। अभी गुजरात के करीब 50% गाँव में इसी का नर्मदा का कैनाल वाटर से, पाइप्ड वाटर से पानी पहुंचता है। ये डिजाइन उन्होंने किया है जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी बनाया है। बुर्ज खलीफा भी बनाया। तो उन्होंने किस लेवल तक ऑफ डिजाइनिंग कर चुके थे? क्या लैंड कहाँ पे बनेगा, ये सब चीजें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों? तो महात्मा गांधी के जैसा जी उन्होंने भी गुजरात में ही उनकी जिंदगी शुरू हुई जी और गुजरात के लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह में गांधी जी के एज कमांडर इन चीफ ऑफ गांधी की नॉन वायलेंट आर्मी की जो आती है जी तो वो सरदार जी थे। जी स्कल्प्टर राम सुथार, जो कि महापुरुषों की इस तरह की काफ़ी उन्होंने बनाई, तो उन्हें ये काम सौंपा गया। स्टैचू देखिए तो डैम को देख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, एक बहुत ही सौम्य, सीरीन, एक सेटिस्फाइड लुक है उनके चेहरे पे। करेक्ट है। एट द सेम टाइम चलने की मुद्रा है। हाँ, ये इट्स नॉट दैट ही इज इनएक्टिव, ही इज स्टिल एक्टिव। एक तो आप जान ही रहे हो सबसे बड़ी स्टैचू है विश्व की, ठीक है। और 182 मीटर्स है। जी, अब 182 क्यों? गुजरात में 182 विधानसभा की सीट्स हैं। अच्छा। हर एक विधानसभा को 1 मीटर इसका टेक्निकली रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसको देखा तो दुनिया का क्या रिएक्शन था सर? देश के लिए तो अजूबा था ही, लेकिन विश्व के लिए अजूबा था। जिस तरह से आज हम लोग नाइल रिवर पे जो पिरामिड्स को देख रहे हैं, जी, उसी तरह बाद की पॉपुलेशन याद करेगी कि ये भी कुछ काम हुआ था। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और कमाल के एपिसोड में। आप बहुत बार गुजरात गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, शायद देखा भी होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, सबसे लंबा स्टैचू। लेकिन लंबा होना क्या काफी होता है? नहीं, कमाल का होना काफी होता है। चीजों को, देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करना काफी होता है। ये हर काम करते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी एक कमाल का स्ट्रक्चर, और इसके बारे में जानने के लिए आज हमारा ये पॉडकास्ट है। इसके निर्माण के पीछे जो व्यक्ति बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, आज वो हमारे साथ है। तो स्वागत करिए श्री जे.एन. सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जगदीप नारायण सिंह हुआ जी मैं गुजरात काडर का IAS अधिकारी जी 1984 में मैं दाखिल हुआ था। जी 1983 बैच कहा था, 1983 एग्ज़ाम का। जी और 2019 में मैं नवंबर में मैं रिटायर हुआ। इस दरमियान मैंने करियर की शुरुआत की। मैं असिस्टेंट कलेक्टर था, कलेक्टर हुआ, फिर उसके बाद जगह जगह पे काम किया, और फाइनली चीफ सेक्रेटरी होकर गुजरात से करीब 3 साल मैंने चीफ सेक्रेटरी पद धारण किया था। एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और 2019 नवंबर में मैं वहाँ से रिटायर किया। सर, कैसा रहा जीवन जब आप इस सर्विस में थे? कैसा जीवन रहा सर आपका? इस सर्विस में रहने का, लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ में बात करने का, काम करने का बहुत ही सघन मौका मिलता है। तो उसके कारण क्या होता है, आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। जो आपके मन में है कि गरीब तबके को या देश के या प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए काम करने का होगा, वो भी कर सकते हैं। मुझे केंद्र में भी जवाबदारी मिली थी। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी में था, तो उस समय में रोड बनाने का काम कितना अच्छा से हो सकता है, वो काम करने का मौका मिला। उसी तरह जब मैं स्टेट में था तो शुरू में ही अपने प्रदेश में, जैसे अकाल का समय हुआ जो उस टाइम में होता था, तो उसमें कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, लोगों को रोजी रोटी कैसे मिल सकती है। और 2012-13 के बाद मैं सरदार सरोवर नर्मदा निगम में आया। ठीक बात। तो उसमें कैनाल का बिल्डिंग का काम कैसे हो सकता है, आप लोगों तक पानी कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसी दरमियान मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम मिला था, जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल साहब के स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाने का काम, जो कि माननीय उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी वहाँ पे थे, उनकी ये परिकल्पना थी। तो उसको कैसे करके आगे बढ़ाना, उस काम को करना, और जगह जगह पे स्टेप बाय स्टेप उनका मार्गदर्शन रहा था। तो उसमें मुझे शुरू में मौका मिला, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी तक पीरियड में वो काम पूरा हुआ। तो मुझे इसका काफ़ी गर्व है कि इस काम में मैं शुरू से इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। सर, हमें भी आप पे बहुत बहुत गर्व है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कमाल का काम हिंदुस्तान के अंदर किया है। सर, आज का जो पॉडकास्ट है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के ही बारे में है, और सर ने इतना क्लोजली वहाँ पे काम किया, और सर का इतना अहम योगदान है। तो आज इस प्रोजेक्ट को सर आपकी नज़रों से पूरा समझेंगे
कि ये प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज कहाँ से हुआ। शुरुआत से इस जर्नी पे चलते हैं सर, कि जब आपको पहली बार पता पड़ा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इस देश में बनने जा रहा है, वहाँ से इस जर्नी पे चलते हैं सर, प्लीज़ बताइए सर। मैं 2012 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी में मेंबर फिनांस था। वहाँ से जब मैं गुजरात गया तो मुझे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। जी और तब मुझे पता चला कि SSNLL जी ही वो इंस्टीट्यूशन है, जी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जी जो SOU जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जी पूरा करेगी, उसे बनाएगी, उसका टेंडर डेवलप करेगी जी और उसे बनाएगी। जी तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होने के कारण जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती सर थी। एक बार वापस बता दीजिए। SS सरदार सरोवर नर्मदा नर्मदा निगम लिमिटेड, SSNNL। SSNNL। सर इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी थी, एक बार इसको भी छू लेते हैं कि क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। गुजरात के लिए आप देखो तो नर्मदा गुजरात एक शुरू से ही जी एक वाटर स्कैर्सिटी प्रदेश रहा है। ठीक है। पानी की भयंकर कमी, बरसात बहुत कम होती है और जो बरसात होती है वो साउथ गुजरात में ही होती है। हम्म तो नॉर्थ गुजरात में, उत्तर गुजरात में, कच्छ में, सौराष्ट्र में बरसात बहुत कम होती है। वहाँ पानी की दिक्कत थी, पीने के पानी के लिए और खेती में इरिगेशन के लिए। ठीक है। तो उस काम में सरदार सरोवर एक डैम पे, नर्मदा नदी पे जी डैम बनाना जी और इस डैम के साथ बनाने की जो विज़न था, जो परिकल्पना थी, वो शुरू से ही सरदार पटेल की थी। ठीक है। और इसीलिए इस डैम का नाम भी हाँ सरदार सरोवर डैम पड़ा। जी इसी के कारण जी इसका नाम भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा सरदार सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। ठीक बात सर। तो अभी गुजरात के करीब करीब 50% गाँव में इसी का, नर्मदा का कैनाल वाटर से, पाइप्ड वाटर से पानी पहुंचता है। 50% गुजरात को 50% गुजरात के गांवों को इससे पानी पहुंचता है। हाँ अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे, राजकोट, हाँ कच्छ, भुज जैसे शहरों को हाँ। इससे पानी पहुंचता एक है। डैम बनाने की वजह से एक इतना डैम बड़ा। बनाने के गुजरात के लिए, इसीलिए शुरू से ही जी इसे गुजरात का लाइफलाइन कहा गया था। अच्छा और गुजरात के प्रॉस्पेरिटी के लिए जी जब मैं शुरू में सर्विस में 83-84 में आया था, जी 85 में, तो कच्छ से गर्मी के सीज़न में जी माइग्रेशन होता था पशुओं को लेके पूरे कच्छ एरिया में, बिकॉज पानी नहीं था, पीने को पानी नहीं था, लोगों के लिए नहीं था, जी पशुओं के लिए नहीं था। जी तो मालधारी बोलते हैं जो पशु पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जी तो मालधारी अपने ढोर वहाँ पे पशु को बोलते हैं, अपने ढोर को लेके निकलते थे उस एरिया से, साउथ गुजरात के कच्छ वाले तरफ एरिया आते, से। कच्छ वाले एरिया से साउथ गुजरात ठीक करीब समझो 500, 700, 800 किलोमीटर ट्रैवल करके बाई रोड आते थे, अपने क्योंकि पानी नहीं था। कैटल को लेके यहाँ, वहाँ से यहाँ, हर गर्मियों में। हर गर्मी में, हाँ। हर गर्मी में हाँ। ऐसा होता था कि नॉर्थ गुजरात में पानी नहीं रहता था, वहाँ राहत का काम शुरू करना पड़ता था। जो मैंने शुरू में बताया कि राहत के काम में मैं एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर राहत का काम करता था। तो वहाँ पानी नहीं होता था, खेत में काम नहीं था, बिकॉज बरसात नहीं है, जी एग्रीकल्चर बहुत कमज़ोर था, जी तो नहीं होता था। उस एरिया सब में सरदार सरोवर का कैनल से जी पानी पहुंचाया गया है। हाँ। और पूरे नॉर्थ गुजरात के, पूरे कच्छ एरिया की हाँ। बिल्कुल काया पलट हो गई है। और अब वो कैटल वाले लोग वहाँ से आते नहीं कैटल है। वाले लोग आने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज उनके घर में हाँ। पाइप्ड वाटर पहुंच रहा है। और सर उनके पहले आने से क्या क्या फर्क पड़ता था सर, एक बार आप इसको संक्षिप्त में समझा दे तो। उनका पहले क्या हालत था, पहले उनको वहाँ से आना पड़ता था उस एरिया में जहाँ पे पानी नहीं है, उस एरिया से करीब 700-800 किलोमीटर दूर आकर साउथ गुजरात में जहाँ पे बरसात खूब होती थी, उस एरिया में आना पड़ता था। वहाँ घास खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए अपने पशुओं वगैरह को लाना पड़ता था। जो मालधारी होते हैं, जो माल पे डिपेंड करते हैं, माल मतलब एग्रीकल्चर एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनको वहाँ लाना पड़ता था। वो चीज़ सरदार सरोवर डैम के कारण और उसके जो कैनाल सिस्टम बना और पाइप्ड वाटर से उन्हें पानी पहुंचाया गया, दोनों ओपन कैनाल एज वेल एज ये 700-800 किलोमीटर ये लोग ऑन फीट आते थे। सर गर्मियाँ निकल जाती होंगी इसमें। गर्मियाँ निकल जाती हैं, उसका फोटो है, वो तो काफ़ी, वो तो एक एनुअल माइग्रेशन फीचर था। एनुअल माइग्रेटरी फीचर है, वो बंद हो गया है क्योंकि वहाँ पानी खुद पहुँच गया। सो एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे एरिया में हो गया है। Correct. उस एरिया में तो कहते थे लोग सब अपनी लड़कियों की शादी नहीं कराते थे कि लड़की बेचारी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर उसको पैदल चल के वहाँ से पानी लाना पड़ेगा कहीं से। हर दिन उसको, किसी भी इंसान को वहाँ पे 20-30 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर। सो घर में लेडीज़ को वो डिपेंडेंट हो जाती थी, उनको
वो काम करना पड़ जाता, तो उस तरह की दिक्कतें थी। जी। तो इसीलिए सरदार सरोवर को हाँ, गुजरात के लिए शुरू से ही हाँ। लाइफलाइन ऑफ गुजरात, जिस तरह मैं एक कंपैरिजन देता हूँ, प्लीज सर। जिस तरह से नाइल रिवर, जी। नील नदी जी। इजिप्ट के लिए लाइफलाइन है। जी। शुरू से जो इजिप्ट की सभ्यता रही है नाइल के किनारे बसी हुई है। आप दोनों साइड इसके 200 किलोमीटर इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, डेजर्ट मिलेगा। करेक्ट। उसी तरह सरदार सरोवर के अब हाँ, जो कैनाल सिस्टम है हाँ। उसके चारों तरफ आप सिविलाइजेशन है। देखिएगा, सिविलाइजेशन अब डेवलप कर गया। हाँ, ग्रीनरी, आप ऊपर से आप फोटो लीजिए, आप हाँ। अगर प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो तो उसका हाँ। कैनल देखिएगा, हाँ। तो कैनल के दोनों साइड में हरा भरा ड्रिंकिंग वाटर। सो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये सरदार पटेल, 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये सरदार पटेल के दिमाग की उपज थी कि नर्मदा पे ये डैम बनाया जाए, हाँ, और ये डैम डैम बनेगा हाँ। तो इससे होगा। और और ये कब इसीलिए बना सर डैम? ये तो डैम बनते बनते इसका काफ़ी टाइम लगा। जी। 1950 के 50-53 के अगल बगल में नेहरू जी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन फिर कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर में काफ़ी दिनों फंसा रहा। करेक्ट। फिर इन्वायरमेंटल वाले लोगों ने इसमें काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि कच्छ तक पानी नहीं पहुंचेगा। वो आज बिल्कुल मिथ्या साबित हो गया। कच्छ तक पानी पहुंच रहा है। उन्हें लगता था कि सिर्फ इंडस्ट्री को पानी देने के लिए डैम किया जा रहा है, जी। वैसी बात नहीं है, पूरे कच्छ तक पानी पहुंच रहा है। करेक्ट। और जैसा मैंने बताया, गुजरात के 50% गाँवों को, जी। नॉर्थ गुजरात के, कच्छ के, सौराष्ट्र के गांव को जहां पानी नहीं पहुंचता जी। मिलता था लोगों को, जी। उसमें राजकोट में मैं बताऊंगा हम्म। करीब उस समय में टैंकर से, ट्रेन के टैंकर से पानी पहुंचाया गया था अलग स्टेट से लाके या साउथ गुजरात से। साउथ गुजरात साउथ गुजरात में सूरत वाले विस्तार से करेक्ट। हाँ। टैंकर से पानी ले गया था। हाँ। ट्रेन के टैंकर में, जहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम वगैरह, जी। पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, टैंकर से। जी। भी आश्चर्य की बात थी, जी। लेकिन ये सत्य था। और वो चीज़ अब बिल्कुल पलट गया है। हाँ। अब तो इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है कि जिसके अंदर से आप एक मारुति गाड़ी को ले जा सकते हैं। उस तरह के पाइपलाइन करा के पानी पहुंचाया जा रहा है। सर इस साल गुजरात में बहुत बारिश हुई है, बहुत बहुत। ये सब साउथ ऑफ गुजरात में ही हुआ है, नॉर्थ ऑफ गुजरात इस बार भी ये सूखा ही पूरे है। विस्तार में हो गया। अब एक्चुअली अब क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जी। जिस एरिया में पानी नहीं होता था वहाँ भी पानी होना शुरू हो गया। जी। राजकोट जैसे एरिया में हाँ। पानी नहीं होता था, राजकोट में अब पानी जमा हो रहा है। हाँ। एक 12 घंटे 24 घंटे के अंदर में अगर 1-1 फीट पानी हो जाए, तो उस तरह की ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे उस तरह इक्विप्ड नहीं थी। इमेजिन ही नहीं किया किसी ने कि ऐसा भी होगा। ऐसा सोच ही नहीं सकता था कभी Correct. किस तरह हो सकता है। जी। अब धीरे धीरे वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस तरह के बरसात के लिए तैयार होना पड़ता है। बड़ौदा में, सूरत में तो होता था, लेकिन बड़ौदा में इस तरह का नहीं होता था। और पर्टिकुलरली राजकोट और नॉर्थ गुजरात के विस्तार में तो कभी इस तरह की बरसात नहीं होती, जी। देखी नहीं गई थी, हो ही नहीं पाती थी। जी। और अब अगर वो होता तो उसके लिए तैयारी पहले से ड्रेनेज सिस्टम वगैरह को बनाया जाता, वो था नहीं। लेकिन अब हुआ है, ये चैलेंज आया है, तो अब इसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए गुजरात सरकार इसके लिए काम कर रही है। ठीक सर। जो ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में गुजरात की लाइफलाइन थी, SSNNL, उसका आपको MD बनने का मौका मिला सर? उसका मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर का बनने का मौका मिला था। और ये बहुत ही गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट कहती है। प्रेस्टिजियस भी बहुत प्रेस्टिजियस है ये जी। और उस पोस्ट के साथ ये नया चीज अटैच हो गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सर ये को बनाना है। आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे तो अब चल रहा हूँ सर, लेकिन उसके पहले जानना चाहूंगा कि जिस दिन आपको पता पड़ा कि आप SSNNL के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, उससे पहले 1-2 दिन पहले आप कहाँ थे, क्या काम कर रहे थे, और जब पता पड़ा तो क्या वो दिन सर थोड़ा अगर आप मुझे दिखाएं। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी में मेंबर फिनेंस था। ठीक सर। जब ये मुझे पता चला कि ये पोस्टिंग मिल रही है, पहले कुछ आइडिया होता है सर थोड़ा बहुत? पहले बताया नहीं जाता है, ये तो पोस्टिंग आती है, अंदाजा भी नहीं होता कि कहाँ में जाने वाला अंदाजा नहीं होता, ये अंदाज बताया नहीं जाता है। तो सरकार में डिसाइड किया जाता है कि जी। किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, आपके प्रतिभा के हिसाब से भी। जी। और दूसरे भी कारण होते हैं, प्रतिभा देखा जाएगा कि आप काम अच्छा से कर पाओगे नहीं करोगे, आपकी पास्ट बैकग्राउंड क्या है। जी। बिकॉज NHI में था तो मैं टेक्निकल चीज़ों को वहाँ समझते मैनेज थे। करता था, तो इसलिए एक टेक्निकल टाइप का, सेमी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, जी। तो वहाँ रखने को आया कि आप उसका मैनेज अच्छे से कर पाओगे। जी। तो ये इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट थे और इसमें भूतकाल में भी हाँ। बहुत ही सीनियर अधिकारी, बहुत ही जी। कुशल अधिकारी यहाँ रखे गए हैं, तो अच्छा लगता है। Correct. उसी की श्रेणी में आपको समझा जा रहा Legacy है है और आपकी। आपकी वहाँ लेगेसी में जी। यू आर बीइंग पोस्टेड देयर। जी। आपको जब पता पड़ा, उस दिन पे चलते हैं सर, जब आपको ये पता पड़ गया कि अब आप SSNNL जाने वाले हैं, आप तब दिल्ली में थे? मैं उस समय दिल्ली में था। जी। तो हुआ कि गुजरात वापस जा रहा हूँ, SSNL का मैनेजिंग डायरेक्टर बन के जा रहा हूँ, तो जी। आई मीन अनन्य खुशी होगी जी। कि कितने चैलेंजिंग पोस्ट पे, इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जी। गुजरात सरकार ने मुझे इस लायक समझा। जी। आई मीन अल्टीमेटली जी। CM मोदी जी वहाँ पे थे, जी। तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इसके लिए रखा। हाँ। और उनके दिमाग में
कल्पना तो थी ही हाँ, कि इसी को हाँ, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम दूंगा। इसके थ्रू करेक्ट। कराऊंगा। जी। ऑफ कोर्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक एमडी के कारण नहीं होता, जी, उसमें बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग बिल्कुल होते सर, हैं, जी। लेकिन एक आपको उस वो काम सौंपा गया है, जी, तो ये वास्तव में ये जी। चैलेंजिंग और प्रेस्टिजियस काम होता है। अब आप वापस गुजरात चले जाते हैं। आप कितने वेल वर्स्ड थे सर इस ऑर्गेनाइज़ेशन से? कितना आपको इस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में इन डेप्थ पता था सर? सी गुजरात में रहने वाले हर एक अधिकारी को हुँ, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है, हुँ, बिकॉज पीने के पानी को लेके, हुँ, आपको इरिगेशन को लेके, कि इससे दाएं बाएं आपको जब तब हुँ। मुलाकात होती रहती है। एज कलेक्टर के तरीके आप अगर अच्छा, हो जी, तो आपको इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, करेक्ट। बिकॉज अगर वहाँ पे हाँ, अगर कैनल बनना है तो कैनल के लिए ज़मीन संपादन करना पड़ेगा। ठीक बात सर। तो आप उसके लिए किसी न किसी फॉर्म में आप आप इन्वॉल्व रहते उसमें हैं। इन्वॉल्व रहोगे। हम लोग मजाक में कहते हैं कि हाँ, गुजरात हाँ, सरकार की जो सर्विस होती है हाँ। उसमें आधे लोग सरदार सरोवर से किसी न किसी फॉर्म में अटैच रहते हैं, जी, कहीं ना कहीं उसके लिए काम किए हुए हैं। जी, तो एक तरीके से कहिए सरकार का नमक अदा करते हैं उसके जी, लिए, जी, जी, और लोगों के प्रति जी। अपना फर्ज अदा करते हैं। तो अब आप गुजरात चले जाते हैं सर। आप अपनी पोज़ीशन होल्ड करते हैं सर, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है सर? अब कितने समय के अंदर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात आप तक पहुँचती है कि ये करना है, इस जर्नी पे सर अब हमें ले चलें? और जब वहाँ मैं पहुँचा तो उस समय उतना अंदाज नहीं था कि एसओयू, हुँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इतना इम्पोर्टेंस हुँ। मिल रहा है। मैं था कि हाँ एक स्टैच्यू बनने को है। किस और लेवल तक का काम ऑलरेडी हो चुका था सर, आपके पहुँचते-पहुँचते तक? वहाँ पे डिज़ाइन के लिए टर्नर एसोसिएट्स, जी, जो कि डिज़ाइन की टीम है और उन्होंने बुर्ज खलीफा वगैरह का भी डिज़ाइन किया था, अच्छा, तो उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन ये काम एग्जीक्यूट कौन करेगा, जी, इसका ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, जी, इसके लिए फाइनल डिटेल्स कैसे बनेंगे, जी, इसके लिए स्टैच्यू का डिज़ाइन कैसे, स्टैच्यू की रूपरेखा कैसी होगी, जी। वो सब चीज़ अभी बाकी था। तो जो आप डिज़ाइन कह रहे हैं सर, जो ऑलरेडी ये डिज़ाइन उन्होंने किया है जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी बनाया है। बुर्ज खलीफा भी बनाया तो है। उन्होंने किस किस लेवल तक ऑफ डिज़ाइनिंग कर चुके थे? क्या लैंड कहाँ पे बनेगा, ये सब चीज़ें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों? ये दोनों चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। सी दो चीज़ है। हुँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में एक दूसरा ही स्थान है। जी, गुजरात के महात्मा गांधी के जैसा जी, उन्होंने भी गुजरात में ही उनकी ज़िंदगी शुरू हुई, जी, और गुजरात के लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह में गांधी जी के एज कमांडर इन चीफ ऑफ गांधी की नॉन वायलेंट आर्मी की जो आती है, जी, सो वो सरदार जी थे। जी। और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नडियाड के जगह में हुँ, वो ही वॉज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर। हुँ, और उसके बाद गुजरात में ही हुँ। काफ़ी सारे रियासत भी थे। करेक्ट। गुजरात में जो सौराष्ट्र कहाता है, जी। सौराष्ट्र एरिया जो कठियावाड़ का जो एरिया, सौराष्ट्र इसलिए कहते हैं हुँ, बिकॉज 100 के लगभग वहाँ हाँ, पे हाँ, छोटे छोटी रियासत थी। जी, और भारत में कुल 565 के लगभग रियासत थी। जी। तो उनको सबको अमेलगमेट जोड़ने करना का काम उन्होंने और किया। जोड़ने का काम हाँ, उन्होंने किया। जी, और एक तरीके देखो तो आप भारत का ब्रिटिश इंडिया जब गई वहाँ से, जी, तो ब्रिटिश इंडिया के पास में ब्रिटेन के अंडर में डायरेक्ट उसके कंट्रोल में हाँ, 60% एरिया था, जी, और प्रिंसली स्टेट्स के पास में 40% जी, था। अब सरदार पटेल की विज़न देखिए, उनका जी, डिप्लोमेटिक स्किल देखिए, उनका ज्ञान देखिए, विजडम देखिए, जी, जो उन्होंने सबको बिना खून बहाए हाँ, बाकी 40% इंडिया को हाँ। साथ में कर लिया। ये भी हो सकता था कि कुछ राज्य अपना देश माँगते? अपना देश मांगते, जी, किया भी था। जी, जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने हुँ, थोड़ी खटपट की, जी, लेकिन उसमें सरदार पटेल की डिप्लोमेसी थी कि उसके थ्रू करा के हुँ, उन लोग को अलग कर सके, हुँ, उन लोग को नवाबों को अलग करा के हुँ, प्रजा के माध्यम से हुँ, उनको अमेलगमेट किया। हुँ, तो एक तरीके से इतना पीसफुली कंसोलिडेट करना हुँ, एक बहुत ही कम समय में, हुँ। ये भारत में पहला बार इस तरह हो सका था। दुनिया में सर, मेरे को तो दुनिया में भी इतने भारत में बड़े। ही नहीं, दुनिया में, जी, मेरी मिस्टेक, जी, दुनिया में इस तरह का कभी हाँ, पॉसिबल ही नहीं था जी, कि इस तरह का इंटीग्रेशन करना। करेक्ट। वो सरदार पटेल का था। जी, और सरदार पटेल गुजरात के थे, हुँ, गुजरात के लिए उन्होंने इतना किया। हुँ, तो ये तो हाँ, एक तरीके से कहिए कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बनना सरदार जी, पटेल के नाम से, जी, दिस वाज हाँ, अ लेगेसी विच डिजायर टू बी गिवन। जी, और एक तरीके से देखिए, हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वन ऑफ द टॉलेस्ट, मैं हाँ, अगर अपने शब्दों में बोलूं, हाँ, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हाँ, सरदार पटेल वाज गिवन अ बेफिटिंग, आई मीन मोदी जी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के जी, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हाँ, हैज़ गिवन दिस हाँ, एक ग्रैटिट्यूड ट्रिब्यूट।
a tribute जी to one of the tallest leaders of the जी independence जी movement. जी सर तो बहुत ये बहुत मोदी जी के लिए जो सरदार पटेल के लिए किया, दोनों के लिए जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर चीज़ बहुत बहुत रहा है। शुक्रिया इतनी खूबसूरती से समझाने का कि सरदार कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की इतनी खूबसूरती से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि क्या एक्चुअल वजह थी कि जिस वजह से ये हुआ सर। अब आप वहाँ पहुँच चुके हैं, डिज़ाइन की बात हम कर रहे थे सर, डिज़ाइन पहला डिज़ाइन किस लेवल का था डिज़ाइन सर? से पहले मैं ये बताऊंगा कि वो जगह क्यों सिलेक्ट किया गया। वो जगह सिलेक्ट करने का भी वहीं पे क्यों? हुँ, एक तो रिमोट एरिया है, जी, वो नडियाड में हो सकता था जहाँ पे सरदार पटेल का सही जन्म बात है। हुआ था। जी, वो आपको अहमदाबाद में हो सकता था जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जी, तो उसमें कारण था जो मैंने शुरू में हम लोगों ने चर्चा की हुँ, कि सरदार डैम के कारण, और उस डैम का जो गुजरात में इतना इम्पोर्टेंस है, और उस डैम को परिकल्पना सरदार के थ्रू ही हुआ था, हुँ, तो ये वहीं पे करना, ये उस अच्छा, डैम के साथ में लिंक करना, हाँ, सरदार के स्टैचू को उस हाँ, डैम के लिंक करना। हाँ, तो वहाँ पे आप अगर स्टैचू देखिए हाँ, तो डैम को देख रहे हैं देख वो। रहे हैं बिल्कुल, हाँ, एक बहुत ही सौम्य, हाँ, सीरीन, हाँ, एक सेटिस्फाइड लुक है उनके चेहरे पे। करेक्ट, हाँ, एट द सेम टाइम चलने की मुद्रा है। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये इट्स नॉट दैट ही इज इनएक्टिव, हाँ, ही इज स्टिल एक्टिव, हाँ, and he is looking in a very satisfied, हाँ, serene, हाँ, composed manner towards हाँ, the dam. हाँ, It appears as if he is slightly satisfied कि कि मेरे बाद के जनरेशन ने गुजरात का ये ख्याल ठीक रखा ठाक है। काम किया है। और वो एक तरीके से देखिए, आप सही बोले, वो भी एक प्रोटेक्टिव करेक्ट, एंगल से गुजरात को देख रहे हैं, डैम को देख रहे हैं कि जी, चलो भाई जी। ठीक ठाक रहो तुम। सर ये आपने बहुत खूबसूरत बात बताई। मैंने भी जब पढ़ाई की तो इस बारे में ये पढ़ा कि दुनिया में इस तरह के जितने भी और स्टैचूज़ हैं, वो मैक्सिमम उनके फीट स्टेबल हैं। एक साथ में पैर हैं उनके। ये वन ऑफ द फ्यू या शायद ओनली वन स्टैचू होगा जो वॉक करते हुए दिखाया जा रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी, ये फिक्स्ड होने का कारण होता है। जी, फिक्स्ड होने के कारण उनका बेस करेक्ट, पक्का रहेगा, जी, और उसके ऊपर का जो फ्री स्टैंडिंग एरिया रहेगा वो जी, छोटा रहेगा, जी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल पाती है। जी, इसमें था कि इनको दिखाना था, वंस अगेन हुँ, ये अल्टीमेटली डिज़ाइन में हुँ, इसकी जो फाइनल जो रूपरेखा तैयार हुई, हुँ, द देन सीएम क्लैरिफाइड इट जी, एंड ही सिलेक्टेड। करेक्ट, मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट किया कि यही डिज़ाइन होना चाहिए, हुँ, कि सरदार को चलते हुए दिखाना, ही इज़ नॉट एन इनएक्टिव, हुँ, बैठे हुए। उनकी तो फोटो 1 साल से हम लोगों जगह जगह से देखा जा रहा था हुँ, कि कौन सा फोटो कौन से पोज में उन्हें रखा जाए, हुँ, लेकिन एज एन एक्टिव पर्सन, एज इंडियाज होम मिनिस्टर विद सो मच लेगेसी बिहाइंड हिम, हुँ। ये महसूस किया गया कि इनको चलते हुए दिखाया सर जाए। इस बात को एक बार वापस समझा दीजिए कि क्या डिज़ाइन का स्टैचू बनेगा? इस बात को समझने के लिए भी हमें अच्छा खासा समय गया। इसमें अच्छा और खासा किस समय तरह की लगा। रिसर्च गई? इसमें देश भर से जी, सरदार की जितनी सारी, बहुत सारी जी। जो फोटोज हैं, बैठे हुए हैं, हाँ, राज प्रमुखों से बात कर रहे हैं, राजा से बात कर रहे हैं, नेहरू जी के साथ में है, गांधी जी के साथ में है, जी, सबके साथ में है, कांग्रेस में है, जी, दूसरे जगह पे बैठे हुए हैं, जी। सबके साथ में ये फोटो सिलेक्ट किया गया। ठीक और है। देखिए इसमें 2-3 चीज है। जी, एक तो चलते हुए मुद्रा में है, जी, और दूसरा देखिएगा इनकी धोती थोड़ी सी हाँ, उठी हुई है। जी, आप खेत में जो किसान जाता है बिल्कुल सर। वो थोड़ा सा ऊपर रखता है अपने धोती को। क्यों? पानी, मिट्टी। पानी मिट्टी लगे वहां पे, जी, तो उसके धोती को, कपड़े को नुकसान नहीं हो, जी। कपड़ा वो नहीं हो। कपड़ा तो तब भी गंदा होगा, बिल्कुल, जब बिल्कुल। तक आप खेत में जाओगे तो कपड़ा गंदा होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर रखता है। ठीक बात है। हाँ, तो वो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है, जी, और वो चप्पल पहने हुए, कोई जूता नहीं पहने हुए हैं, हाँ, जी, वो चप्पल पहने हुए उस तरह का, हाँ, खुला पैर से चप्पल, तो उनकी हाँ, वो पूरे आ रहा है। और अलग अलग होने के कारण हाँ, एक अलग ही ये डिज़ाइन चैलेंज था। जी, जी, डिज़ाइन चैलेंज के साथ में जी, इसका आर्किटेक्चरली एंड हाँ, इंजीनियरिंग के व्यू पॉइंट से जी। एक दूसरा ही चैलेंज था कि कैसे इसको बनाया जाए। अब हम ये समझ रहे हैं कि पूरा स्टैचू बना कैसे है। पूरा स्टैचू अब, हाँ इसको बिल्कुल सर आप सही पूरा बात है। समझाइए एक बार कि टेक्निकली क्या-क्या इसमें मार्वलस काम हुआ है, ये एक बार सर आप थोड़ा बताएं। आप एक तो आप जान ही रहे हो, हाँ। ये काफ़ी ये हो चुका है कि सबसे बड़ी स्टैचू है विश्व की। विश्व की, ठीक है। और 182 मीटर्स है। जी। अब 182 क्यों, ये भी एक सवाल है। इसके गुजरात पीछे भी में- लॉजिक है सर? इसके पीछे भी लॉजिक है। बताइए सर। गुजरात में 182 हाँ। विधानसभा की सीट्स हैं, अच्छा। 182। जी। हर एक विधानसभा को 1 मीटर इसका टेक्निकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे अब इस beautiful तरह सर। की बात जी। सीएम मोदी जी ही सोच सकते थे जी, जी। कि इसका सिंबॉलिक
हर एक चीज का कुछ ना कुछ सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस होता है। जी जी तो इसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस था हाँ 182 मीटर का। हाँ और इसके बाद की जो लुशान में हाँ जो बुद्ध की स्टैचू है जी वो 153 की है, हाँ छोटी है इससे कंपेयर, वो भी करेक्ट बहुत बड़ी स्टैचू है, जी कोई छोटी मोटी स्टैचू नहीं है। एब्सोल्युटली हाँ लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, हाँ वो नीचे में उसका बेस घिरा हुआ है, खुला हुआ नहीं है। सर गोल हमेशा हमेशा से हमारा यही था कि हमेशा विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू विश्व बनाना का सबसे बड़ा स्टैचू बनाना है है जी सरदार पटेल को, और जगह हम्म सिलेक्ट उन्होंने मोदी जी ने किया कि कि नर्मदा नर्मदा में करने का है। जी मैं फिर बताऊं कि नर्मदा में ही किस जगह पे करना पड़ा, जी वो अलग स्टोरी है। जी जरा या पहले वही बता देता हूँ। बताइए सर बताइए वो साधु बेट जगह है हाँ नर्मदा डैम के नीचे, हाँ करीब 1-1.5 किलोमीटर पे। वो साधु बेट का मतलब गुजरात में होता है आइलैंड। अच्छा सो साधु बेट, कहीं कहीं मैं तो पढ़ता हुआ देखता हूँ कि साधु बेट आइलैंड। हाँ नो, इट साधु बेट इन इटसेल्फ इज अ थिंग, आइलैंड यस इट मीन्स एन आइलैंड। तो साधु लोग, थोड़ा उठा हुआ जगह था। जी नर्मदा का जो नीचे प्रवाह होता था, हाँ मिलियंस ऑफ ईयर से नर्मदा का प्रवाह हो रहा होगा। जी वो तभी भी वो स्टोन पड़ा हुआ था, एक जी आइलैंड टाइप का, जी तो बहुत ही स्ट्रांग होगा। जी और साधु लोग बैठते होंगे, हाँ इसीलिए उसका सदियों से वो साधु बेट उसको बोलते थे। साधु लोग वहां जाके तपस्या कुछ करते होंगे तपस्या करते होंगे, तो एज इट इज वो जगह भी होली थी। जी फिर चेक किया गया कि स्ट्रक्चरली हम्म उसमें बोरहोल्स करके, वर्टिकल बोरहोल्स, हॉरिजॉन्टल बोरहोल्स करके देखा गया, वो काफ़ी मजबूत वो था वहाँ पे, काफ़ी मजबूत था। तो उसको ब्लास्ट करके उस जगह पे साधु बेट पे ही बनाया गया। ठीक बात है उसकी उसकी ताकत थी कि वो होल्ड कर उसकी सकता था ताकत थी कि होल्ड कर सकता है, बिकॉज उतना लंबा स्टैचू। पहले सर मैंने कहीं पढ़ा था कि कई जगह कई कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स या हिल्स भी खोजे जा रहे थे माउंटेन हिल्स भी खोजे जा रहे थे, 3-4 जगह सिलेक्शन हो सकता था, कहीं भी जी सिलेक्शन हो सकता था। जी नर्मदा के किनारे भी घिरा हुआ है जी सतपुरा हिल्स से, जी तो वहाँ भी हो सकता था, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं उस था तरह का कहीं बियर करना वुड नॉट पॉसिबल। करेक्ट और फिर उसको नर्मदा के प्रवाह में हाँ रखना, हाँ उसका एक अलग ही चार्म है। जी जी बिल्कुल जिस नदी के साथ में हाँ गुजरात की पूरी हाँ इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जी जिस नदी, जो इस डैम को बनाने में सरदार का विजन काम कर रहा हो, जी उसके साथ में हाँ हम सरदार के स्टैचू को जोड़ते हैं, जी तो एक दूसरा एक महत्व हो कमाल है जाता सर इसमें एक एक चीज सही बैठती जा रही है धीरे सही धीरे बैठते जा रही है। आप देखोगे हाँ तो एक तरीके से हाँ रिट्रोस्पेक्ट में देखिए तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर गुजरात में मोदी जी थे, जी तो उनका सिंबॉलिक व्यू और क्या क्या इस सब चीज़ को बैठाने में बड़ी करेक्ट क्लैरिटी होती थी। जी अब आ जाते हैं डिज़ाइन एलिमेंट पे। जी ये बिकॉज दोनों पैर हैं, हम्म, एक्टिव जी एक्टिव सरदार, करेक्ट नॉट अ सिटिंग सरदार। हाँ एक्टिव सरदार खेत में समझो जा रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ धोती थोड़ी उठी हुई है, हाँ तो दो पैर में दो सिलेंडर में, हाँ बहुत बड़ा 8 cc का कास्ट करके सिलेंडर, हाँ 127 मीटर का सिलेंडर वो उस तरह बनाया गया, ठीक बात मैसिव सिलेंडर, जिसके अंदर में अभी हाँ आपको ये भी लिफ्ट भी लगा हुआ है, जी 30 आदमी जी लिफ्ट में एक साथ में जा सकते हैं। जी और उस सिलेंडर के हाँ जैसे आपके छाती की हड्डी होती है जी ना, रिब केज करेक्ट आपका बैकबोन है हम्म और रिब केज है। हम्म सो रिब केज क्या करता है, आपके चमड़ा को होल्ड कर रहा है। जी तो उसी तरह उसमें पूरा स्टील फ्रेम लगाया गया। हाँ दिस हाँ दिस इज द फर्स्ट लेयर, उसके चारों तरफ ऐसे 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 समझ करके गया स्टील का जी ट्रस बोलते हैं उसे, ठीक है तो स्टील के ट्रस लगाए गए, हाँ और उसके ऊपर क्लैडिंग, हाँ ब्रोंज का क्लैडिंग, हाँ जैसे चमड़ा है, करेक्ट तो आप समझो एक बैकबोन हुआ, एक रिब केज हुआ, हाँ और फिर चमड़ा चमड़ा लगाया हो गया गया। ठीक बात है तो सर ये 3 लेयर में हाँ उसका स्टैचू ऊपर से नीचे आप समझो डेवलप हो। जी और छाती के लेवल से जी विजिटिंग गैलरी है, व्यूइंग गैलरी 153 मीटर पे, हाँ जिससे आप सरदार सरोवर को, दिखता आप है डैम को आप देख सकते हैं, ठीक बात नीचे सर साइड में भी देख सकते हैं। जी जी तो इसमें कितना लगा था सीमेंट, जी आपको करीब समझो 17 25,000 टन सीमेंट लगा था, ठीक है करीब 70,000 टन स्टील लगा था, जी और करीब 1700-1800 टन के लगभग हाँ आपको ब्रोंज क्लैडिंग हुआ था। जी तो क्लैडिंग के जो बनाने का हुआ कि हाँ क्लैडिंग कहाँ से आएगा, हम्म भारत की सर क्लैडिंग को एक बार समझा दीजिए क्लैडिंग समझिए एक तरह से चमड़ा होता है। ठीक है तो इसके ऊपर जो ऊपर में आपको वंस अगेन हाँ कमिंग बैक, एक ये हुआ, 2 आरसीसी के पिलर हैं, पिलर जी उसके ऊपर में स्टील का स्टील लगा हुआ है, जी जी और उसके ऊपर में बिठाया गया जी कि आउटर लेयर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का। जी इसके लिए बनाने वाले स्कल्प्टर कौन थे? जी देश में
देखा गया सबसे नामी स्कल्प्टर राम सुथार, जो कि महापुरुषों की इस तरह की काफ़ी उन्होंने बनाई, जी, उन्हें ये काम सौंपा गया। ठीक बात। उन्होंने भी काफ़ी समय तक इसका अध्ययन किया, कैसे करना है, नहीं करना है। तो शुरू में एक 3 फीट की एक स्टैचू बनाई, क्ले मॉडल। अच्छा। फिर एक 18 फीट की हुँ, एक प्लास्टिक के मॉडल बनाए, हुँ, और फिर 30 फीट की एक्चुअली ब्रोंज के मॉडल बनाए, ठीक। जो कि टेक्निकली हुँ, आर्टिस्ट मिनिएचर कहता है। हाँ, लेकिन ये मिनिएचर क्या है, 30 फीट का 30 फुट मिनिएचर, बिकॉज लेकिन इसको 182 मीटर का करेक्ट, स्टैचू का मिनिएचर था वो। जी, तो एक तरीके से देखो तो वो भी जी, मिनिएचर, जी, और इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से सरदार पटेल की भंगिमा को, हाँ, अच्छे से भाव भंगिमा क्या हो सकती है, जी, उसको उन्होंने उस मूर्ति में कैप्चर किया। कैप्चर किया है। जी, और हर एक स्टेज पे जी, 3 फीट का हो कि 18 फीट वाला हो या 30 फीट वाला हो, हुँ, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता था, क्योंकि सरदार पटेल कोई मिथोलॉजिकल फिगर तो थे नहीं। बिल्कुल, ये अपने देखे राम हुए थे, या लोग जानते कृष्ण थे। के जैसा जी, ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनको देखा नहीं, जी, वो लोगों के बीच के थे। जी, तो अभी भी उनकी फ़ोटो है, उनकी सब चीज़ है, तो लोगों को देख के लगे कि वास्तव में यही फ़ोटो है, कि कैसा जो मूर्ति बन रही है जी, वो सरदार पटेल की बन रही है, कि किसी और का तो नहीं बन रहा है, ठीक, ठीक, ठीक। कोई एब्स्ट्रैक्ट फिगर तो नहीं बन रहा है, जी, या कोई दूसरे तरह का फिगर तो नहीं बन रहा है। हुँ, तो उसके लिए पब्लिक डोमेन में रखे सरदार पटेल के फैमिली से भी, हुँ, जो उनकी फैमिली जो है उनसे भी पूछा गया कि भाई ये ठीक है कि नहीं है ठीक। हुँ, तो अल्टीमेटली अक्रॉस द बोर्ड एवरीबडी वाज़ अग्रीड हैप्पी। कि एवरीबडी वाज हैप्पी एंड फीलिंग कि ओके, हाँ, ये स्टैचू, ये जो 30 फीट वाली जो अल्टीमेटली है, हुँ, दिस एक्चुअली सरदार पटेल ही हैं। अच्छा, हाँ, सो हाँ, सो वो करके हाँ। इसे सिलेक्ट किया गया, एंड अल्टीमेटली द अप्रूवल, सील ऑफ अप्रूवल वाज दैट ऑफ काम शुरू हुआ फिर द चीफ मिनिस्टर। 182 मीटर का। 182 मीटर के लिए फिर जी, उसमें भी जियांग्सी वाले लोग आए, जी, जो काम सौंपा गया जियांग्सी फाउंड्री वालों को। करेक्ट। तो उसको 30 फीट को 182 मीटर में करने का था। हुँ, आप एक साथ तो बना नहीं सकते हैं, हुँ, तो उसमें क्लैडिंग भी जो होती है, पूरा एक क्लैडिंग तो होगा नहीं, तो उसमें छोटे-छोटे टुकड़े को जोड़ना होगा। जी, तो कुल 565 के लगभग हुँ, इसमें मैक्रो प्लेट्स थे, हुँ, और करीब 6000 के लगभग माइक्रो प्लेट्स, जी, जो कि आँख, मतलब समझिए आँख की हाँ, आपको हुआ, हाँ, वो छोटा-छोटा प्लेट होगा। जी, बड़ा प्लेट हुआ चेहरा का, नाक का, ये नाक का हुआ हाँ, तो एक प्लेट होगा। हाँ, तो करीब 565 के लगभग हाँ, बड़े प्लेट और 6000 के लगभग छोटे प्लेट को ऐड करके, हाँ, उसको डिजिटली करके कंप्यूटर पर हाँ, ये करके उसको बनाया गया, और उसको जोड़ने का काम यहाँ पे हुँ, ये केवड़िया में, एकता नगर में, उसे एकता नगर नाम दिया गया। जी, तो एकता नगर के बगल में हाँ। उसको अच्छा, उस जगह का असेंबल नाम किया भी गया। उसके जगह बाद का ही नाम पड़ा है, एकता नगर रखा गया। बाद में रखा गया। बाद में पहले उसे केवड़िया बोलते हैं, जी, अभी भी केवड़िया, लोकल्स वहाँ पे लोकल केवड़िया में तो केवड़िया ही है, जी, लेकिन एकता नगर जी, बिकॉज सरदार पटेल का एकता एकता, एकता, में कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, एकता उन्होंने की, तो एकता नगर उसका नाम है। कमाल सर। जी, तो एकता नगर में माने वहाँ पे हुँ, सब जो एक एक करके चाइना से, आप समझो हुँ, चाइना से मलक्का स्ट्रेट होते हुए हुँ, वेस्टर्न इंडिया के सी पोर्ट पे उतर के अंदर आया। हुँ, अंदर में बाय डिफरेंट ट्रक्स, डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रक्स में उसका फाउंड्री से वहाँ से माल आया, हुँ, और वहाँ पे रख के उसको कंप्यूटर वाले पे करके कैसे किसको किसको कैसे करने का है। हुँ, इट्स अ व्हाट वेरी हेवी लॉजिस्टिक चैलेंज, कोई एब्सोल्युटली सर। आसान चीज़ नहीं है। जी, वहाँ पे बन रहा है। अच्छा, बनाने के पहले भी देखो हुँ, आप कि 30 मीटर को 30 फीट वाले को हुँ, उसका स्टडी करना, जी, उसका कंप्यूटराइज़्ड ग्राफ़िक्स से लेना, जी, उसको 3D उसका बनाना, जी, और उस 3D को वहाँ पे जी, उसको असेंबल करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में करना, जी, कि एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइनीज़ जैसा लगने लगे। कहीं कमाल। ऐसा तो नहीं है कि सरदार पटेल शुरू में सरदार पटेल, और जब बना तो हाँ, कुछ और निकल जाए। जी, इट वाज़ अ वेरी डेलिकेट एंड अ वेरी वेरी करेक्ट, सॉर्ट ऑफ, ये कि पब्लिक में मेटिकुलस जा रहा है ना, ये जी, कोई इस तरह की चीज़ थोड़ी है कि किसी अपने और लिए इतना थोड़ी बड़ा करी। चीज़ कर रहे हैं। जी, तो और दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है, हाँ, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बन जाओगे। करेक्ट। तो राम सुथार भी जब तक वहाँ जाके देखते रहते थे कि हाँ, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हुँ, सो इट वाज़ ओवरऑल क्वाइट अ मैसिव एफर्ट हैं, ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल कोऑर्डिनेटेड। हुँ। बहुत कितने सारे लोग थे सर लगभग जो इसमें काम कर रहे थे? सी अल्टीमेटली मज़दूर एक टाइम में समझो आप 4000 लोग वहाँ काम कर रहे थे। 4000 लेबर 4000 मज़दूर एट द पीक ऑफ द टाइम। जी, लेकिन उसके सिवाय
उसके सिवाय देयर वर सो मेनी पीपल एट द टेक्निकल लेवल, जी, सो मेनी पीपल एट ये अल्टीमेटली लॉजिस्टिकल लेवल, लॉजिस्टिकल लेवल, सो मेनी पीपल एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जी, सो मेनी पीपल एट द फाइनेंस लेवल, क्योंकि करेक्ट, इसका फाइनेंस का प्रभाव भी सतत होना जी, चाहिए। सो कैसे करके, और फिर जितने दिन ये उतने बन रहा सारे होगा लोग हैं जी, तो कोई लोकल खटपट ना हो जाए, जी, बाहर से लोग आए तो लाइजनिंग एंड लोकल ऑल, लोगों के साथ में कोई झंझट ना हो जाए। जी। तो वो सब चीज़ देखते थे, मतलब ओवरऑल मैसिव एफर्ट जितने दिन ये बन टेक्नो रहा था सर, प्रोटेक्ट पूरी लाइन का। कम्युनिटी वहीं रह रही थी? उनका लोग घटते बढ़ते रहते थे, लेकिन हाँ, हाँ, ज़्यादातर लोग 2 से ढाई 3 हज़ार लोग तो वहाँ रह रहे थे। तो उनके रहने-वहने की उनके व्यवस्था रहने की व्यवस्था, उनके हाँ, खाने पीने की व्यवस्था, करेक्ट, सब चीज़ किया जा रहा था। जी, सो ओवरऑल yeah. द प्रोसेस वेंट ऑन, आई वुड से क्वाइट स्मूथली। एंड हाउ मच टाइम इट टुक सर एग्ज़ैक्टली? आप समझो तो करीब 40 से 42 महीना लगा। 40 महीना बना दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा फिनिशिंग एंड ऑल, फिनिशिंग वगैरह में करने में 31 अक्टूबर हुँ, 2018 हुँ, जिस दिन उसका हुँ, इनॉग्रेशन जी, उस समय पीएम मोदी जी। जी के हाथ से हुआ। ये भी रिकॉर्ड है सर अपने आप में, ये भी एक तरीके से देखिए तो इस तरह का इतना बड़ा काम इंडिया में कभी हुआ ही नहीं हुआ ही था, नहीं है, दुनिया में नहीं हुआ था। करेक्ट, तो हाँ, इट वाज अ लॉजिस्टिक चैलेंज, इट वाज अ मटेरियल चैलेंज। हाँ, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जी, तो 31 अक्टूबर जी, 2013 में जी, मोदी जी आए हाँ, थे। जी, इसका गुजरात में वर्ड है हाँ, इसका खनन, खात मुहूर्त, जी, इसका खनन करके इसका शिलान्यास टाइप कहेंगे? शिलान्यास जी, विधि, जी, तो शिलान्यास उसमें उस समय हुआ था इसका में। और उसके बाद से धीरे धीरे करके काम स्टार्ट मतलब किया टिल द पीक। कंस्ट्रक्शन को 40 से 42 महीने लगे। कंस्ट्रक्शन को 40 से 42 महीने लगे। कमाल सर, कमाल। सर, इसकी टेक्निकल बातों को तो मैं समझ गया। ये समझना चाहूँगा सर आपसे कि दुनिया ने जब इसको देखा तो दुनिया का क्या रिएक्शन था सर? भाई एक देखो, देश के लिए, हाँ, एक देश के लिए तो अजूबा था ही, हुँ, लेकिन विश्व के लिए अजूबा था। हुँ, जिस तरह से आज हम लोग नाइल रिवर पे जो पिरामिड्स को देख रहे हैं, जी, जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जिगुराट होते थे आपके उर और उरुक में, सुमेरियन सिविलाइजेशन में, जी, उसी तरह बाद की हुँ, पॉपुलेशन याद करेगी कि ये भी कुछ काम हुआ था। जी, और ये किसी की समझ थी, किसी की परिकल्पना थी हुँ, कि ये किया गया। जी, और तब लोग पीएम को भी याद करेंगे जी, जिनके व्यू पॉइंट से हुआ था, जी, और तब लोग सरदार पटेल साहब को भी याद करेंगे कि ये महापुरुष कौन था जी, जिसका इस तरह का स्टैचू बना है। जी, और आज भी हुँ, अरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने, करेक्ट। जो कि इसके आधे साइज का है, आज भी लोग सब जाते हैं। और जाना एफिल जाता है सर, अमेरिका में जाना जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितनी बड़ी चीज़ है, उसको देखने जाते जी, हैं। एफिल टावर को देखने जाते हैं। हुँ, तो ये तो खैर अलग ही टाइप की चीज़ है। हुँ, तो इसके लिए तो हुँ, ऑफ कोर्स इट्स इंडिया को एक ग्लोबल स्टेचर पे लाने पे हुँ, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कमाल सर। सर, इसके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आस-पास की दुनिया को समझना चाहूँगा सर कि क्या था और आज क्या है? जो आदमी वहाँ गया नहीं, उसे अपनी आँखों से सर दिखाएँ कि आज क्या है और किस तरह की लोकल कम्युनिटीज़ में को क्या मिल गया ये होने के बाद से सर? सी, शुरू से ही एज सीएम एंड एज पीएम जी, मोदी साहब को बहुत क्लियर था। सी दैट वे ही इज़ वेरी फोकस्ड, एंड टूरिज्म को और लोगों की रुचि क्या होती है उसको पहचानते हैं। ठीक बात है। तो जस्ट स्टैचू को देखने आएगा और देख के रिटर्न हो जाएगा, हुँ, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा किसी को। हुँ, दैट विल बी ओनली हाफ द स्टोरी। और शायद आदमी इतना एफर्ट करे भी ना फिर, अगर उसको एफर्ट तो करेगा, लेकिन फिर उसे लगेगा कि कुछ पूरा हुआ नहीं। करेक्ट, जस्ट एक स्टैचू को देखा, उस पर लिफ्ट से चढ़ा, उस हाइट से उसने डैम को देखा। हाँ, डैम को भी देखने पहले भी लोग सब आते थे। हाँ, तो यही दो चीज़ को नहीं, उसके बाद में डेवलप कराया गया हुँ, काफ़ी सारे चीज़, जो कि एक आदमी को पूरे समय तक एक दिन के लिए घेर के रखे। हुँ, उसके लिए वहाँ एक पूरा दिन चाहिए इसको ढंग से घूमने के लिए। पूरा एक उसको देखने के लिए, और उसके अगल बगल में जो चीज़ डेवलप कराया गया, जी, एक वैली ऑफ फ्लावर्स बनाया गया। ठीक, अभी करीब 22 लाख के लगभग वहाँ पे फ्लावर्स के फ्लावर्स के प्लांट्स हैं। अलग-अलग 22 प्लांट्स हैं। अलग अलग, माने तो कुल मिला फ्लावर के तो आप समझ लीजिए कितने टोटल, होंगे? हाँ, हाँ, 22 लाख, नॉट अलग अलग, हाँ, टोटल 22 लाख प्लांट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। ठीक, 22 लाख वहाँ प्लांट हैं। वहाँ एक सखी मंडल का एक बनाया गया कि खाने पीने का स्टॉल्स, तरह तरह के वहाँ पे खाने पीने के, जिसमें लोकल क्विजीन भी मिल रहा है। सखी मंडल क्यों कहते हैं सर इसको? सखी मंडल दैट इज़ लेडीज़ ग्रुप का। अच्छा, अच्छा, कमाल। उसको ट्रेनिंग कराने के लिए वहाँ की लेडीज़, हाँ,
कि जो लोकल खाना लोकल क्विजीन में सर्व कर सकती है, जी मिलेट्स वगैरह का इस तरह करके, जो कि लगे। अब तो वो तो आजकल सुपर फूड कहता है, क्योंकि पहले नॉर्मल लोगों का खाना होता था, जी वहाँ के लोगों को, आदिवासियों का, जी और अब सुपर फूड कहता है। तो सुपर फूड का भी वहाँ लोग सब आनंद लेते हैं। जी वहाँ पे एक सफारी पार्क बनाया गया, एग्जॉटिक एनिमल्स है वहाँ पे, अच्छा उसे भी लोग सब देख सकते हैं। जी एक टेंट सिटी का वहाँ निर्माण कराया गया है हाँ, कि रात में रुक सकते हैं। अच्छा सो जगह जगह पे वहाँ पे एक आप रुके हैं सर रात में कभी वहाँ मैं पे? रात में रुका कैसा हूँ। अनुभव है सर? वहाँ पे वास्तव में अच्छा लगता है। आप हाँ, किनारे में, कैनल के किनारे में आप रुके हुए हो, हाँ, रात में देखो, खुली नदी का आबादी, साउंड। हाँ, आपको खुला आसमान मिलेगा। जी वहाँ से आप चांद सितारे, जो कि किसी शहरी एरिया में नहीं देख सकते हो। चांद ही देख और अगर पाते आप हैं सर। एस्ट्रोनॉमी वाले अगर हो, हाँ तो आप डिफरेंट ओरियन को पहचानोगे, ओरियन कॉन्स्टलेशन को देखोगे, जी आप ग्रेट बियर को देखोगे, स्मॉल बियर को देखोगे। सो जी वो एक दूसरी ही दुनिया है अगर जी आप एक ग्रेट बियर को, लिटिल बियर को, जी सो आप देख सकते हो। जी लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमी वाले नहीं भी हो, तभी भी इतने खुले आसमान को देखना, वो भी अपने आप में एक अजूबा है। नदी की और आवाज। बिल्कुल शांति, हाँ, कोई पोल्यूशन नहीं। हम्म सो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके होता है। हम्म सो पूरे दिन तक लोगों को वहाँ पे हम्म, आकर्षित करने के लिए देयर इज़ एनफ स्पेस। जी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ के ट्राइबल लोगों को, हाँ, इसके कारण जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो उस पूरे एरिया का हम्म, हो रहा है, हाँ, एक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, आपको लॉजिस्टिक के फील्ड्स में, हाँ, आपको वहाँ पे आने जाने में भी टैक्सी के लिए, हाँ, लोकल लोग के लिए, हाँ, जैसे वहाँ पे पिंक थ्री व्हीलर चलाई गई है, जी जिसको लेडीज चलाती हैं। जी वहाँ पे बड़ौदा से या सूरत से भी लोग सब टैक्सी से आते हैं, जी उसकी लोगों की रोजी रोटी होती है। हम्म, वहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड से लेके, मैंने कहा कि सखी मंडल का भी, अच्छा मैकडॉनल्ड्स भी है और सखी मंडल भी है, वाह। मैकडोनल्ड्स भी है, सखी मंडल भी है, हाँ, उसका भी खाना वहाँ पे हो रहा बाहर है। के टूरिस्ट भी आते होंगे। बाहर के टूरिस्ट काफ़ी देश दुनिया से लोग सब आ रहे हैं, जी इंडियंस अब्रॉड एंड इंडियंस इन ये एंड फॉरेनर्स। जी तो बिल गेट्स भी वहाँ आए हुए हैं, जी यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ आए हुए थे। जी सो लोग आएंगे ही, जी ये अजूबा है भाई। हाँ। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। हाँ, ये सिर्फ एक ये स्टैचू नहीं है। एक स्टैचू नहीं है, हाँ, ये घर की मुर्गी दाल बराबर हम लोग के यहाँ स्टैचू हो गई। तो ये, अरे यार, एफिल टावर को देखने आज भी अगर पेरिस जा जाओगे रहे तो हैं एफिल सर, टावर को देखोगे, बिल्कुल। आज भी अगर न्यूयॉर्क जाओगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखोगे। हाँ, तो इंडिया आओगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखना बनता है। हाँ, जैसे आप ताजमहल में जा रहे हो तो हाँ, वैसे एसओयू को भी आप देखोगे, बिल्कुल। क्यों नहीं देखोगे। हाँ, सो दैट पर्टिकुलरली ओवरऑल ये करता है। लेकिन इसमें एक और भी परिकल्पना थी, बताइए। which was given by our prime minister. हाँ, Let this also, हाँ, people once who come here हाँ, and once they leave here, they should also be imbued with a feeling of patriotism, हाँ, national integrity. ऐसा नहीं हो कि हाँ, स्टैचू एक जस्ट लोहे की मूर्ति है, ब्रॉन्ज की मूर्ति है, उसे देख के हम निकल गए, हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें आके एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। तो एक वॉल ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है यहाँ पे, अच्छा। जिसमें भारत के प्रैक्टिकली हर एक गांव से, हाँ, कुछ एक मिस कर गए होंगे, हर एक जगह से वहाँ पे मिट्टी लाई गई है। भारत के हर एक गांव से। भारत के हाँ, मोर और लेस हर एक गांव से। जी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे, 2013-14 में ये स्टार्ट किया गया था, जी वहाँ से आया। उसी तरह स्टैचू के बेस में हम्म, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम्म, करीब 1,70,000 के लगभग जगह से हम्म, जो पैकेट्स आए थे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के, लोहे के, कि सरदार वाज एसोसिएटेड विथ व्हाट, ही वाज एन एग्रीकल्चरिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। करेक्ट। हाँ, तो उनके लिए, और यूनिटी, जी सो सब जगह से आ रहा है, जी तो उसमें पत्थर पे उसको पिघला के, जी जो नेचुरली एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होगा तो उस हाई जी। क्वालिटी का नहीं होगा जी जो स्टील के यहाँ पे यूज़ होता है। करेक्ट। तो उसको पिघला के, उसको उसमें अच्छा क्वालिटी करके हम्म, उसके बेस में रखा गया है, जो कि भारत के हर एक जगह से, हर एक कॉर्नर से आया है। हम्म, और वॉल ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, हम्म, जिसमें ये करके हर एक जगह से आया हुआ है। तो एक ओवरऑल एक वहाँ पे आके एक फीलिंग होती है कि चलो भाई, हम्म, ये इन्होंने तो किया देश के लिए, हम्म, अब हम भी कुछ करें, हम्म, कुछ अच्छा सोचें, हम्म, कुछ यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए करें। हम्म, तो दैट इज़ व्हाट मैंने पीएम फील्स हम्म, या पीएम फेल्ट ऑलवेज, हम्म, कि जस्ट ये नहीं हो कि यहाँ गए और आके हम्म, एक हैप्पी फीलिंग के साथ लौट गए। हम्म, When you leave this place, you leave with a feeling of patriotism, you leave with a feeling of fervor, you leave with a feeling of nationalism. आप समझो कि पहले भी कोई आदमी थे जो इतना अच्छा कर गए, जी और आप हो, आप भी करो कुछ करेक्ट। अपने विस्तार में, अपने जगह पे जहाँ पे हो आप अच्छा करो। जी तो नॉट ओनली इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, yeah, not only it's one of the topmost tourist places now in the world, हम्म, but it is also a place which inspires also of us, हम्म, which inspires, हम लोग सबको इंस्पिरेशन देगा कि देश के लिए
और ह्यूमैनिटी के लिए, व्हाई नॉट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए, और फॉर दैट मैटर एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ से कुछ सीख के जाएं. सो दैट इज द मैसेज ऑफ SOU, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ब्यूटीफुल सर. सर कोई ऐसा ऑफिशियल रिकॉग्निशन हमको आपको याद आता है जो हमको वर्ल्ड वाइड मिला हुआ है इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ है? सी, एक आप सोचो जी. तो वी आर, आई मीन इट इज़ बियॉन्ड दैट. गांधी जी को नोबेल प्राइज़ मिलना, कोई नोबेल प्राइज को गांधी जी मिले. नोबेल प्राइज़ गांधी जी को, जी. ये ही वॉज बियॉन्ड दैट. Correct. सो नोबेल प्राइज़ Yeah. मिलना न मिलना उनके लिए, सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का Yeah. कोई ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर वगैरह के फील्ड में ये अवार्ड के कारण ये बड़ा हो जाता है. It in itself, it's a marvel. It's a massive architectural marvel, architectural engineering marvel, and inspiration. Above all, it gives us inspiration, and that is why I said, कि from the, as a prime minister, one of the tallest leader of this generation pays tribute to one of the tallest leaders of the pre-independence India. So that is कमाल सर. सर एक हमारा सेगमेंट है जिसमें हम ये पूछते हैं सर कि आपको कोई ऐसा दिन याद आता है जो जब आपके कार्यकाल के दौरान जो बहुत ही मुश्किल था, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आ गया हो जो समझ नहीं आया कि ये सॉल्व कैसे होगा, और फिर भी आप लोगों ने, आपकी टीम ने उसको सॉल्व करके दिखाया और आप लोग बहुत इमोशनल थे कि हमने कर दिया, ऐसा कुछ याद आता है सर? नहीं, फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ना इट वेंट ऑन वेरी स्मूथली. जी. एक तो इसका किस्मत प्रोजेक्ट का अच्छे काम के लिए था, बहुत ही अच्छे काम के लिए था, तो इसका किस्मत हुआ. एंड फॉर्चुनेटली ये प्री कोविड टाइम में था. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ये प्री कोविड टाइम में था. 2018 में ये पूरा हो गया स्टार्ट. कोविड के समय वास्तव में यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत कम हो गए थे जी. नहीं के बराबर एक्चुअली, और कुछ दिन तो हम लोग को बंद करके भी रखना पड़ा. बट आई मीन फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस कोई इस तरह का मौका नहीं मिला कि लोगों को इसमें हंगामा हो या कुछ इस तरह का झंझट हो, लोकल लोगों को और बाहर से जो लोग काम करने हैं, मजदूर काम करने हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा नहीं कि वहाँ से उतने दूर से जो ब्रॉन्ज क्लाइडिंग आ रहे हैं कहीं डूब गए, कोई ये हो गया और फिर से बनवाना पड़ा जिसके कारण लंबा हो जाए. नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसके कारण कोई भयंकर टेंशन आ गया हो. हाँ, टेक्निकली जब तब कभी कभी होते रहता था कि ये छोटा मोटा कि भाई ये जो बन रहा है RCC का बन रहा है इतना लोड ले पाएगा कि नहीं, लेकिन इसके सिस्टमैटिकली इट वेंट ऑन अ वेरी सिस्टमैटिकली एंड वेरी स्मूथ फैशन. क्योंकि इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर भी जो सिलेक्ट हुआ था दैट वाज आल्सो वर्ल्ड क्लास. इसके लिए जो शुरू में डिज़ाइन जो टर्नर एसोसिएट्स का थे दे वर आल्सो वेरी वर्ल्ड क्लास. सो एवरीथिंग वाज डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक फैशन. इसके लिए जैसे विंड के लिए इसको टिका रहे सदियों तक. हाँ सर, अर्थक्वेक, विंड, इनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन है सर यहाँ पे? सी मैक्सिमम वहाँ पे जो विंड फ्लो होती है करीब 130-140 मैक्सिमम पिछले 50 साल इतना किलोमीटर्स पर आवर का. इसको 180 किलोमीटर पर आवर, दैट्स अ वेरी हाई साइक्लोनिक स्पीड होने वाला नहीं, वेरी वेरी हाई साइक्लोनिक, जो कि इम्पॉसिबल है. उस एरिया में कभी पिछले 100 साल में नहीं आया होगा या 200 साल में नहीं आया, वो पॉसिबल नहीं उस एरिया का टोपोग्राफी को देखते हुए. तो उसके लिए उसको बनाया गया कि उसको विंड टनल से सैमुलेशन एक्सरसाइज करके ऑन पेपर, दैट इज ऑन कंप्यूटर मॉडल पे, और एक्चुअल मॉडल पे विंड टनल के थ्रू इसको कराया गया कि उतना हाई स्ट्रेस को ले पाता है कि नहीं, शेयर स्ट्रेंथ है कि नहीं उसमें. देन अगेन फॉर अर्थक्वेक ये जोन 3 में आता है, इसको जोन 4 के लिए बनाया गया, 3+1. जी करेक्ट. ये जोन 4 के लिए कि भाई ये अगर बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आए तभी भी नहीं होगा. एंड सिमिलरली फॉर योर एंटायर वाटर फ्लो कितना लोड ले सकता है, उसके लिए भी डिफरेंट सैमुलेशन एक्सरसाइज करके किया गया कि वो ले सकता है कि नहीं. और इसका ब्रोन जो बैठाया गया है दैट विल डज नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, वो वैसे ही रहेगा, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैटिना डेवलप करेगा, जो ब्रॉन्ज में कहते हैं पैटिना ग्रीन कलर हो जाता है. सो ओवर 50 ईयर्स 100 ईयर्स में इसका कलर धीरे धीरे चेंज होते जाएगा. एवरी डे इट विल चेंज, हम लोग देख नहीं पाते हैं ड्यू टू योर ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स. बरसात होता है, ऑक्सीजन होता है, चेंज होते जाएगा. बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप अगर 10-10 साल का आप टाइम होराइजन लोगे तो यू विल सी चेंज हैपनिंग ओवर द कलर. बट इट डज नॉट रिक्वायर, वो जो बहुत सारे कुछ एक स्टैच्यू में हुआ है टूट गए हैं या जंग लग गया, उस तरह की चीज़ इसमें होने वाली नहीं है. करेक्ट. सो दिस स्टैच्यू, द आइडिया इज, आई मीन immemorial, I mean the idea is
permanent. The statue is also, I won't say permanent, but the statue is also Correct. long lasting. सर मेंटेनेंस आज की डेट में क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस में देखो, आपको ये जो ओवरऑल जगह का साफ सुफ करके इसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह, लिफ्ट वगैरह हैं, जो अदर स्ट्रक्चर्स, वो सबको मेंटेन करेगा. कहीं पे स्क्रू वगैरह का, कहीं उसका टेक्निकली उसका एक रूटीन प्रोग्राम है कि एवरीडे क्या करना है, महीने में क्या करना है, साल में क्या करना है. तो दैट पर्टिकुलर थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग थ्रू आउट. सो उसके कारण फॉर्चुनेटली मेंटेनेंस इज, माने रेगुलर मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, मंथली, वीकली, डेली, सो दैट थिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट. सर बहुत बहुत शुक्रिया. स्टैचू ऑफ यूनिटी कई लोग घूमने जाते हैं, हम भी घूमने गए हैं सर, बाहर से देख के आ गए हैं. दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगता कि किस तरह की मेहनत, किस तरह का काम, किस तरह का विजन, किस तरह की सोच इसके अंदर लगी हुई है सर. तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर. ऑफकोर्स बहुत लोगों का विजन है ये है, पर आपने ऑन ग्राउंड रह के, वहाँ पे रह के जिस तरह का काम किया है, आपके काम की वजह से, आपकी टीम के काम की वजह से, सबकी वजह से ये संभव हो पाया कि हमारा वी आर ऑन द वर्ल्ड मैप, दैट प्लेस इज ऑन द वर्ल्ड मैप. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए सर. नमस्कार सर. जस्ट वन लास्ट वर्ड. हाँ जी सर. वी मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. एब्सोल्युटली सर. जिसके कारण आई मीन हिज थिंकिंग इज बिग. जी सर. अदरवाइज ये स्टैचू छोटा मोटा स्टैचू बन के रह जाता. Absolutely, sir. बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग जी. we are top of the world, and Sardar looks to the world, to the, I mean, when we look at him, we look at heaven. Absolutely sir. Thank you. Thank you so much sir. Thank you sir.